Welcome children. Today we'll discuss the part 2 of class 12th biology chapter 4 reproductive health. Today in this session we'll discuss sexually transmitted diseases, infertility and assisted reproductive technologies. ये चैप्टर में क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं मैं बता देती हूँ आपको. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, दैट इज इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इस सेशन के एंड में बच्चे आप क्या जान पाएंगे? यू कैन एक्सप्लेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस एसटीडीज एंड हाउ दे कैन बी अवॉइडेड. देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड वेरियस assisted reproductive technologies available for infertile couples to bear a child. Before going into today's discussion, we are able to define diseases, tell the name of most deadly disease of the world transmitted through sexual contact like AIDS, compare between the fertility and infertility, and you are able to state necessary conditions for a couple to bear a child. तो आपके इस नॉलेज के बेसिस पे हम अपना डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसका शॉर्ट फॉर्म है एसटीडी. द डिजीज और इन्फेक्शंस which are transmitted through sexual intercourse are called STD. Sexual intercourse के द्वारा जो डिजीज ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल में आता है, उसको कहा जाता है STD. ओके, नाउ ये जो STD है इसको और क्या कहा जा सकता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीज और VD और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज़ RTIs. ये जो एब्रीविएशन है बच्चों, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है. सो STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को और क्या कहा जा सकता है? VD और RTI, दैट इज़ वेनरल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी. कुछ एग्जाम्पल्स है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes, क्लामाइडाइसिस, जेनिटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपाटाइटिस B एंड HIV. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, आपको याद रखना है. तो जैसे आपको MCQ पूछा जाएगा, कुछ जैसे 4-5 डिजीज़ दे दिया जाएगा, which of the following is not STD और which of the following is STD. तो you have to identify which is the venereal disease or sexually transmitted disease. बच्चों यहाँ और एक चीज़ हमको याद रखना है. एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी और जेनिटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारे डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड अर्ली स्टेज में. अगर हम उसको डायग्नोसिस कर देते हैं तो जो सिफिलिस वगैरह है उसको क्योर किया जा सकता है. बट हेपाटाइटिस B, जेनिटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन और यानी या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है दैट कॉजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. मतलब उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम या फिर क्योर ही नहीं कर पाते. ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम में आपका आ सकता है कि which of the following disease can be cured if it is diagnosed at the early stage. तो अभी हम चलेंगे बच्चों, देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का सिम्टम्स क्या होता है. बच्चों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन, ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं. सिम्टम्स में आपको
क्या लिखना है, और अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस पूछा जाता है क्या लिखना है, वो ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चों को हमने जो देखा है, हमारे एक्सपीरियंस से हमने देखा है, सिम्टम पूछा गया तो कॉम्प्लिकेशन लिख देते हैं, कॉम्प्लिकेशन पूछा गया तो सिम्टम्स लिख देते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सिम्टम्स होता क्या है और कॉम्प्लिकेशंस होता क्या है। जब कोई इन्फेक्शन होता है बच्चों, तो वहाँ पर पहले सिम्टम दिखाई देता है, तो इनिशियल स्टेज में जब ये सिम्टम्स को हम अगर कंट्रोल ना करें, क्योर ना करें, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिसको कि हम और क्योर नहीं कर सकते, और वो सबसे ज़्यादा हाजर्डस होता है, और इट मे बी फाटल हो सकता है, या फिर वो लॉन्ग रन में सिम्टम कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। इतना आप ध्यान में रखिए बच्चों, सिम्टम इनिशियल स्टेज से शुरू होता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम सिम्टम देखने के बाद अगर क्योर ना करें, तो वो कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होता है। इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों का जेनिटल रीजन में ईचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। दीज आर सिम्टम्स चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू। एंड एसटीडी रिमेन्स एसिम्टोमेटिक इन फीमेल एंड रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। ये फीमेल के लिए बहुत ही खतरा साबित इसलिए होता है क्योंकि ये फीमेल में जनरली एसिम्टोमेटिक रहता है काफ़ी दिन तक, इसीलिए डिक्टेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जब तक ये डिक्टेट किया जाता है तब तक ये कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हाउ टू प्रिवेंट टू गेट द इन्फेक्शन कैसे ना हो, इन्फेक्शन को ही रोकना है, क्योंकि डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए क्यों ना हम उसको प्रिवेंट कर दे कि ये इन्फेक्शन ही ना हो। सो लेटर स्टेज में हमने जैसे आपको बताया कि लेटर स्टेज में ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस में होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, PID, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो देखो बच्चों, ये सिम्टम पहला जो मैंने टिक लगाया ये है सारे सिम्टम्स, और नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया है ये है कॉम्प्लिकेशंस। अगर सिम्टम्स पता नहीं चला, उसको रेगुलेट नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन होगा, बार बार रिपीटेडली एबॉर्शन होगा, इनफर्टिलिटी में भी लीड कर सकता है, इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है। सो अभी हम देखेंगे कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इसको क्योर करना का टू ए लार्ज एक्सटेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और डिटेक्ट भी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बेटर मेथड इज़ टू प्रिवेंट। तो प्रिवेंशन का ये 3 स्टेप बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूजिंग कंडोम्स during coitus, and in case of doubt consulting a doctor for early detection. तो ये 3 हमको प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ STD। तो ये 3 भी एक फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। ये अक्सर एग्जाम में आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन में, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो गेटिंग चौथा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 जो मैंने टिक किया है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। चौथा है गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोस्ड डिजीज़। अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे बच्चों कॉम्प्लिकेशंस। मैं आपको सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता रही थी। तो सिम्टम्स तो हमने आपको बता दिया, कॉम्प्लिकेशन कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में आपको कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जब सिम्टम ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो कॉम्प्लिकेशन में लीड कर जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, PID दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये फीमेल में होता है।
देन स्टेरिलिटी बोथ मेल एंड फीमेल में होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम आपको प्रीवियस चैप्टर में बताए हैं। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी इन द साइट अदर देन द यूट्रस, यूट्रस छोड़ के और कहीं भी इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एबॉर्शन इज ऑलवेज देयर, उसमें मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि यूट्रस इज स्ट्रेचेबल, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, but if suppose say the that is implantation of the embryo will take place in the fallopian tube, as I have shown you in the previous chapter, मैंने जैसे दिखाया है, तो दैट fallopian tube is not that much stretchable, उतना स्ट्रेच नहीं हो सकता। एम्ब्रियो जैसे बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रिएंट वगैरह भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो मिसकैरेज में लीड करता है। देन ब्लाइंडनेस, ये सीवियर केस में ब्लाइंडनेस, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि एसटीडी अगर है तो सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन को ही अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ये पूरा होल बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। तो इट मे लीड टू ब्लाइंडनेस एंड कैंसर। मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है। देन फीटल एंड इन्फेंट डेथ, फीटल डेथ हो सकता है क्योंकि ये जो एसटीडी होता है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस, फीटस को ट्रांसमिट कर सकता है और दैट मे कॉज इन्फेंट डेथ। देन बार्थ डिफेक्ट्स, अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है, सर्वाइव भी करता है, तो उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स रहते हैं। एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है। एंड एड्स हैज़ ए सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मच ब्रॉडर देन द अदर एसटीडी। जितने सारे हम एसटीडी के एग्जाम्पल आपको बताए उसमें से सबसे बड़ा खतरनाक होता है एड्स, जिसमें कि सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन नहीं काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है। तो जब इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं रहेगा बॉडी में, तो डेफिनेटली ऑल अदर डिजीजेस विल अफेक्ट आवर बॉडी, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इनफर्टिलिटी क्या होता है। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन फॉर 2 years in spite of unprotected sex is called infertility and the condition is called इनफर्टिलिटी। तो जिस कपल में 2 साल तक कंटिन्यूसली इंटरकोर्स इज देयर एंड दैट इज़ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब कोई बैरियर यूज़ नहीं किया गया, कोई कंट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया गया, बट कंटिन्यूसली 2 years तक अगर कपल कोशिश करते रहे लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तब उनको कहा जाता है इनफर्टाइल कपल एंड द कंडीशन इज़ नोन एज इनफर्टिलिटी। ओके, सो ये जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो कंजर्वेटिव सोसाइटी होता है उसमें हमेशा फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, आपको ये अवेयरनेस स्प्रेड करना है। जहाँ भी फीमेल को टॉर्चर किया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि फीमेल इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, देन यू हैव टू रेज योर वॉइस चिल्ड्रन कि इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, बोथ शुड बी टेस्टेड, दोनों को टेस्ट कराना है। ऐसे लोग आजकल एजुकेटेड हो चुके हैं और काफ़ी लोग इसको मानते भी हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है जहाँ पर वहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होते, हमेशा फीमेल को ही ब्लेम करते हैं। सो अभी हम देखेंगे इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या हो सकता है। देखो बच्चों, इनफर्टिलिटी का रीज़न फिज़िकल हो सकता है, मतलब बॉडीली अगर वीकनेस है, अगर बॉडी ही वीक है तो उसमें मान लो खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये सब बच्चे को कैरी करने के लिए ज़रूरत होती है। अगर ये फिजिकली ही कोई वीक है बहुत, एंड सपोज से मेल इज़ वेरी वीक, मेल बहुत वीक है, तो उसका स्पर्म प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, या फिर जो आपका
जो फॉर्म स्पर्म का क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्राइटेरिया नहीं है स्पर्म में, एंड जैसे वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज़ नॉट देयर, ऐसे भी हो सकता है। मेल एंड फीमेल दोनों रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है, मतलब रिप्रोडक्टिव डिसेबिलिटी, डोंट टेक इट एज द नॉर्मल फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल रिप्रोडक्टिव डिसेबिलिटी हो सकता है जिसके वजह से इनफर्टाइल हो सकते हैं। देन डिजीजेस, अगर कोई डिजीज़ जैसे हमने बताया एसटीडी वगैरह है तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसको बार बार लेने से वो फर्टिलिटी कैपेसिटी को कम कर देता है, तो इसीलिए कुछ ड्रग्स को अगर लेना ज़रूरी है तो लेना पड़ेगा। बट कुछ ड्रग्स को अगर हम ना लेकर अगर नेचुरल मेथड से हम कोई हम उसका साधन कर सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। सो देर आर सर्टन ड्रग्स जो कि इनफर्टिलिटी में लीड कर जाता है, जब इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है, तो उस तरह का ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल। अगर इम्यूनिटी बहुत ही पुअर है तो भी ये खास करके फीमेल में अगर इम्यूनिटी बहुत कम होता है तो इनफर्टिलिटी हो जाता है। तो इम्यूनिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द इन्फेंट, क्योंकि मदर के बॉडी से ही इम्यूनिटी जाता है इन्फेंट को यानी फीटस को, इवन आफ्टर बार्थ ऑल्सो थ्रू द कोलोस्ट्रम इट गोज टू द इन्फेंट। तो इम्यूनिटी ऑफ द मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर पूर इम्यूनिटी है तो भी इनफर्टिलिटी में लीड हो सकता है। देन साइकोलॉजिकल, अगर साइकोलॉजिकली मेल हो या फीमेल हो दोनों स्ट्रेस में रहते हैं, अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो मेल का स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड स्पर्म का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा। अगर फीमेल स्ट्रेस में रहती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके वजह से सही टाइम पर ओवुलेशन नहीं होगा। तो अगर सही टाइम पर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन का चांस भी कम हो जाता है। तो ये सब है साइकोलॉजिकल। तो हम अगर स्ट्रेस हो जाते हैं, कोई भी स्ट्रेस हो जाता है, तब भी हार्मोन अगर कम हो जाए तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। और मेल में अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म ऑल्सो लो हो जाता है। ये सबको बच्चों ऐसे नहीं है कि अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, और जिसकी वजह से ये एक बून बन चुका है जो इनफर्टाइल कपुल है उनके लिए रास्ता है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स। ओके, that is infertility clinics are there and they help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. Okay, तो जो डिज़ॉर्डर है ये जो हमने ऊपर हमने आपको बताया, जो डिज़ॉर्डर है इस डिज़ॉर्डर को कुछ हद तक कम करके कपुल को एनाबल करा सकते हैं फर्टाइल बनने के लिए। जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें काउंसलिंग किया जा सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो आपका साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, उनका स्ट्रेस कम हो सकता है। इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं, और जो ड्रग्स अगर ले रहे हैं तो उस ड्रग्स को कम कर सकते हैं लेना। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। बट कभी कभी जेनेटिक भी होता है, तो जेनेटिक में तो उसको क्योर करना या फिर उसका इफ़ेक्ट जो है रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, उसको किया नहीं जा सकता। तो ये रहा बच्चों रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी क्या होता है वो हमने बताया। अभी हम देखेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो जैसे हमने बताया कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो इनफर्टाइल कपुल होते हैं उनके लिए ये आशीर्वाद की तरह काम कर रहा है। सो इफ़ करेक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल नॉर्मली, जो हमने बताया जो रीज़न बताया इनफर्टिलिटी का, उसको अगर जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक होता है वो अगर करेक्शन नहीं कर पाता, ऐसा कुछ रीजन होता है जिसको करेक्शन करना ही मुश्किल है, देन द कपुल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन थ्रू सर्टन
स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये कपल को हम असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। दीज आर द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बाय व्हिच द कपल कैन बी फर्टाइल, दे कैन हैव द चाइल्ड। सो ये टेक्नोलॉजी क्या क्या है, चलो बच्चों देखेंगे। फर्स्ट है IVF, जो कि कॉमनली आजकल वेरी कॉमनली यूज़ होता है ये कपल्स के द्वारा। दैट इज़ IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। And next is GIFT, gift gamete intrafallopian transfer. Then third one is ICSI, intracytoplasmic sperm injection, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। Then next is AI, artificial insemination, IUI, intrauterine insemination। ये सारे एब्रीविएशन बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा और इसका फुल फॉर्म जो है उसको भी याद रखना पड़ेगा, और कौन सा टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों एक एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IVF, दैट इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओके, ये बहुत कॉमन है, इसीलिए आप सब लोग इसके बारे में सुने होंगे। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स outside the body. So when the fertilization is carried out outside the body, body के बाहर, fertilization कहाँ होता है बच्चों? fallopian tube of the female। तो अगर फीमेल इनफर्टाइल है तो हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन, इनफर्टिलिटी में क्या हो सकता है? हो सकता है कि हार्मोन ठीक नहीं है, या फिर एक सही टाइम पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर स्पर्म एक तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये सारे केसेस में हमको क्या करना है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैबोरेटरी में किया जाता है। फिर जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचता है, तब उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर के यूटेरस में। एंड दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, क्योंकि इसमें ओभा फ्रॉम द वाइफ से ओभा लिया जाता है, या फिर कोई डोनर फीमेल, मान लो वाइफ का ओभा इज़ नॉट हेल्दी, अगर ओभा हेल्दी नहीं होता वाइफ का, तो किसी डोनर फीमेल का ओभा लेना है हमको, और वहाँ पर स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, अगर हस्बैंड का स्पर्म सही है तो स्पर्म हस्बैंड से लिया जाएगा, या फिर कोई डोनर मेल से स्पर्म लिया जाएगा। एंड देन इट इज़ इन द लेबोरेटरी, इन द टेस्ट ट्यूब द fertilization is made and the zygote is formed. Okay, then the zygote or the early embryo कौन से सेल स्टेज में? एम्ब्रियो जैसे हमने आपको बताया था, एम्ब्रियो पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, 16 सेल ऐसे बनता है। तो जाइगोट बनने के बाद जाइगोट को आइदर इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर जाइगोट को इम्प्लांट करना है तो कहाँ पर करना है? फैलोपियन ट्यूब में। तब उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्लियर बच्चों? देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब हम फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं बाय कलेक्टिंग द ओवा फ्रॉम द फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल। चाहे वो ओवा वाइफ का हो सकता है या फिर कोई डोनर फीमेल का हो सकता है, उस तरह स्पर्म भी हस्बैंड का हो सकता है या फिर कोई डोनर मेल का हो सकता है। अभी जाइगोट बनने के बाद हम जाइगोट को आइदर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर सकता है, या फिर एम्ब्रियो जब 8 सेल का हो जाएगा तब हम इम्प्लांट करेंगे उसको यूटेरस में। तो जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में क्यों इम्प्लांट करेंगे? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब इज़ द सुइटेबल प्लेस वेयर द जाइगोट इज़ टू बी इम्प्लांटेड, क्योंकि नेचुरली जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ही बनता है, और जैसे जैसे ये प्रोसीड करता है टुवर्ड्स द यूटेरस, इसमें क्लीवेज होता है, ये मोरूला ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। तो जब हम इम्प्लांट कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में तो अपने आप जाइगोट मूव करेगा यूटेरस की तरफ, और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और इम्प्लांट हो जाएगा यूटेरस में। लेकिन मैक्सिमम केस में बच्चों ये किया जाता है कि 8
ब्लास्टोमियर स्टेज में जनरली ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में ये मोरुला बन जाता है। तो उसको मोरुला बनने के बाद यूटरस का जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ताकि वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होकर इम्प्लांट हो जाए यूटरस में। तो जब जाइगोट को इम्प्लांट होता है तो उसको, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। जब एम्ब्रियो को यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है 8 ब्लास्टोमियर या फिर 16 ब्लास्टोमियर स्टेज में, तब किस में किया जाता है? यूटरस में। हमने आपको बताया है यूटरस में किया जाता है। तो तब उसको कहा जाता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ओके, ताकि वो इम्प्लांट होने के बाद कंप्लीट डेवलपमेंट, उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। समझ में आया बच्चों? GIFT एंड IUT। Now the embryo is formed by in vivo fertilization. In vivo means what? Within the fertilization, okay, within the body of the female. Also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. देखो बच्चों, इसको हम और भी क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट स्टेप पे, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। इन विवो फर्टिलाइजेशन, मान लो जो फीमेल, मान लो कपुल इज़ इनफर्टाइल, उनके बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन किसी दूसरे के बॉडी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस जाइगोट को हम कलेक्ट करके या फिर उस एम्ब्रियो को कलेक्ट करके हम जो इनफर्टाइल फीमेल है उसमें हम इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा बच्चों टेक्नोलॉजी ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखो, यहाँ से शुरू होता है आपका पहला स्टेप। सबसे पहले जो फीमेल होते हैं, फीमेल को हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हेल्दी एग। हेल्दी एग प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए बच्चों? आप जानते हैं FSH। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंजेक्ट किया जाता है हार्मोन इंजेक्ट करने के बाद ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो अभी ओवम को ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। दिस इज़ हाउ द एग इज़ कलेक्टेड। ये स्टेप में आप देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिट्राइवल ऑफ द एग। सो वाजाइना के थ्रू उसको कलेक्ट किया जाता है, अप टू फैलोपियन ट्यूब तक उसको सेंड करके थ्रू ए ट्यूब इट इज़ बाय सक्शन इट इज़ कलेक्ट करने के बाद अभी टेस्ट ट्यूब में ये बच्चों या फिर पेट्री डिश में ये काम किया जाता है। आप देख सकते हैं ये स्टेप है जो कि टेस्ट ट्यूब या फिर पेट्री डिश। ये है पेट्री डिश, देखो ये है पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एग कलेक्ट किया गया और यहाँ पर स्पर्म कलेक्ट किया गया। दोनों को मीट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंड फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जिन हार्मोन की, जिन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो आर्टिफिशियली बाहर से ऐड किया जाता है। तो 3 to 5 डेज़ में वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यहाँ बना है और जाइगोट में हम ऐड कर रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड द हार्मोन्स सो दैट द जाइगोट विल बी डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करेंगे यूटरस में। आप यहाँ देख सकते हो, ये है यूटरस, जो पोर्शन रेड कलर से दिखाया गया है बच्चों, ये है यूटरस। यूटरस में किस तरह इम्प्लांट किया गया है एम्ब्रियो को। सो दिस इज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हम अगर जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे तो जाइगोट को ट्रांसफ़र यहाँ पर हम करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में हम करेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, वेदर इम्प्लांटेशन हैज़ प्रेगनेंसी। हम आपको बता चुके हैं इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी शुरू होता है और प्लासेंटा जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो HCG हार्मोन सीक्रेट होता है। तो यूरिन में HCG हार्मोन अगर प्रेजेंट है तो
प्रेगनेंसी इज टेस्टेड एज पॉजिटिव, तो इम्प्लांटेशन के कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव आता है देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर पॉजिटिव नहीं आता तो कुछ दिन के लिए और वेट किया जाता है, उसके बाद 4 वीक के बाद उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। उसको टेस्ट किया जाता है कि फीटस का अगर एम्ब्रियो का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सिंपल स्टेप्स हमने बताया। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा मेथड, दूसरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इस केस में क्या किया जाता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मान लो द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ओवम, हेल्दी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, कोई डोनर फीमेल से हम गैमेट कलेक्ट करेंगे। सो ये देखो बच्चों, ये है डोनर फीमेल का गैमेट। यहाँ से हम गैमेट कलेक्ट करेंगे। गैमेट मतलब क्या है, दैट इज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte along with कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा उसको कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करके उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, जो फीमेल इनफर्टाइल है, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, बट ये किस केस में किया जाता है बच्चों, ये उसी केस में किया जाता है जिसमें कि ओवा तो हेल्दी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। फीटस डेवलपमेंट के लिए फैलोपियन ट्यूब ठीक है, हार्मोन लेवल ठीक है, यूटरस ठीक है, तो उस केस में ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक को इम्प्लांट किया जाता है, एक को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर स्पॉर्म को यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, या फिर नेचुरली कोइटस के थ्रू भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज गिफ्ट GIFT, बिकॉज यहाँ पर गैमेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ये देखो बच्चों, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ IVF एंड ICSI में डिफरेंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको ICSI एंड इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। It is a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. तो बच्चों ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगी, ICSI एंड IVF। IVF में क्या किया जाता है बच्चों, एक पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। यहाँ पर हमने पेट्री डिश लिया है। पेट्री डिश में oocyte, देखो आप देख सकते हो oocyte एक है और उसमें स्पर्म को छोड़ दिया गया है, स्पर्म को ऐड कर दिया गया है। तो उसमें से जो हेल्दी स्पर्म होगा naturally that will come in contact with the oocyte and that will fertilize and polyspermy will be prevented। polyspermy prevent हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या किया जाता है कि सीधा स्पर्म को एक के माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप के नीचे एक को रखा जाता है और स्पर्म को सीधा इंजेक्टेबल पिपेट से, ये देखो इंजेक्टेबल पिपेट के थ्रू एक के अंदर स्पर्म को डाल दिया जाता है। तो ये है डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, एक के साथ बहुत सारे स्पर्म ऐड कर दिया जाता है जो कि नेचुरली दैट विल फर्टिलाइज। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, हम नेचुरली फर्टिलाइज होने के लिए नहीं देते, स्पर्म को सीधी तरह एक के अंदर, एक के साइटोप्लाज्म, ये आप देख सकते हैं ये एक का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ICSI एंड IVF। देन दूसरा टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे बच्चों AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर। You know what is semen? Semen is the sperm along with seminal plasma. Seminal plasma is the secretion of epididymis, then your seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland। ये सारे फ्लूइड के साथ जब स्पर्म होता है तो उसको हम सीमेन बोलते हैं।
तो द ड्यूरिंग coitus the semen is released through the urethra of the male and this semen is collected from the husband. अगर हस्बैंड का सीमेन हेल्दी नहीं है, उसमें हेल्दी स्पर्म नहीं है, तो कोई हेल्दी डोनर से सीमेन कलेक्ट किया जाता है और उसको फीमेल का वाजाइना के थ्रू यूटरस में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको कहा जाता है IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। यूटरस में सीमेन को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। यहाँ पर स्पर्म कलेक्ट किया गया है और उसमें स्पर्म को वॉश किया गया है, that so that only that is the viable sperm and healthy sperm will be there। क्योंकि जब कोइटस होता है तो उसमें हेल्दी एंड नॉन हेल्दी स्पर्म्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन ये जब टेक्नोलॉजी हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हेल्दी स्पर्म को लिया जाता है। उसके बाद इस हेल्दी स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है थ्रू वाजाइना यूटरस में। देखो यहाँ पर बच्चों, यूटरस में स्पर्म को छोड़ दिया गया है। अभी स्पर्म्स आर ऑल वायबल स्पर्म, सो नाउ द स्पर्म विल मूव टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और जहाँ से एग है, आप देख सकते हो यहाँ एग है। नाउ द एग विल बी फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो ये किस केस में एप्लीकेबल है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजाकुलेट। अगर इजाकुलेट में स्पर्म काउंट बहुत कम है या फिर मेल इज़ नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, फिजिकली बहुत वीक है, बट स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, तब उसका स्पर्म कलेक्ट करके फीमेल के बॉडी में छोड़ दिया जाता है। सो दिस इज AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन दिस arts require high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation। बहुत ही कंटामिनेशन फ्री कंडीशन होना चाहिए और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होना चाहिए, और इसमें काफ़ी सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे हमने डायग्राम में दिखा दिया, इतना सो सिंपल इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ नहीं होता। दिस इज़ अ सिंपल मेथड ओनली आई हैव शोन यू। सो दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। बट अभी बच्चों बहुत सारे जगह में, हर एक सिटी में ये सेंटर खुल चुका है, एंड लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसीलिए द बेनिफिट्स ऑफ आर्ट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, एंड इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो deterrent in the adoption of these methods। क्योंकि मान लो किसी और का ओवम लाना है तो घर में बोलेंगे नहीं, किसी और का ओवम लाएंगे तो वो दूसरे का बच्चा हो जाएगा, दूसरे का कैरेक्टर होगा उसमें, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट। तो ऐसे कुछ मान लो उस ओवम का रिलीजियन क्या है वो भी सोचते हैं। थोड़ा इसमें एक कुछ हद तक डिफरेंट टाइप्स का बैरियर आ जाता है। अगर सोसाइटी जानेगा तो उसको मेरा बच्चा बोल के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। तो मदर का इमोशन के ऊपर भी उसका इफेक्ट आ सकता है कि ये एक तो मेरा नहीं है, तो हो सकता है कि समथिंग उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। बट स्टिल देन दोज हु वांट इट, दे it is definitely a benefit for them, it is a boon for them। लेकिन alternatives of art is also there। those who cannot afford, पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आर्ट का एम क्या है? इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू हैव ए चाइल्ड, ठीक है। बट इन इंडिया वी हैव मेनी orphanages and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। अब देखो बच्चों, अभी इस समय की बात की ही ले लो, जैसे कोरोना के टाइम में कितने सारे बच्चे ऑर्फन हो गए। तो दोज पेरेंट्स हु आर, दोज कपल्स
who are not parent, those couples who are infertile, they can adopt these children and they can take care of these children, and they can give affection and love to these children, so that those children will be benefited and the couple will also be benefited. क्योंकि our law permits legal adoption, and it is one of the best method for couples looking for parenthood. अभी बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी हम देख लेते हैं हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ा है। डिजीजेस और इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्टिल बार्थ, इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। स्टिल बार्थ मतलब बच्चों जानते हो, स्टिल बार्थ मतलब मरा हुआ बच्चे का पैदा होना। ओके, early detection facilitate better cure of these disease. Avoiding sexual intercourse with unknown multiple partners, use of condoms during coitus are some of the simple precautions to avoid contracting STD. Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility. Various methods are now available to help such couple. In vitro fertilization followed by transfer of embryo into the female genital tract is one such method and is commonly known as the test tube baby program. So children, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत कुछ जानने का चीज़ है इसमें, और इससे जो आपने नॉलेज गेन किया इस चैप्टर से, उसको आपको अवेयरनेस फैलाना है। ठीक है, लोगों को अवेयर करना है इस नॉलेज के साथ। ठीक है, तो बच्चों, थैंक यू फॉर व्यूइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।